आहान ने जैसे ही गार्ड के मुंह से यह सुना कि निधि मिल गई है, वो जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकाल गया। उसने गार्ड के पास साहिल शर्मा को छोड़ दिया और तुरंत वहां से निकल गया। ओजस और रोनित भी उसके पीछे ही था। वो तीनों जल्दी से हॉस्पिटल में गए जहां पर निधि को रखा गया था। जब आहान वहां पर पहुंचा तो वह डॉक्टर अपने केबिन में बैठा हुआ था जिसने निधि का ऑपरेशन किया था। आहान ने जल्दी से उसके केबिन का दरवाजा खोल दिया और केबिन के अंदर घुस गया। उसे ऐसे आता देख डॉक्टर ने उसे देखते हुए कहा, वो हेलो मिस्टर, यह क्या बदतमीजी है। आहान ने उस डॉक्टर को गुस्से से घूर कर देखा और चेयर को खींचकर उसे पर शान से बैठ गया और डॉक्टर को गुस्से से घूरते हुए बोला, तुमने आज सुबह एक पेशेंट को डिस्चार्ज किया है, उसका नाम निधि मल्होत्रा है, क्या तुम्हें पता है? डॉक्टर ने आहान के चेहरे को देखा और कहा, नहीं मुझे नहीं पता, इस नाम का कोई भी पेशेंट यहाँ पर नहीं आया था। मैंने कल एक ऑपरेशन किया था जिस लड़की का नाम निधि था, लेकिन उसका सरनेम शर्मा था। डॉक्टर के मुंह से ये सब सुनकर आहान को बहुत सुकून मिला। उसने डॉक्टर को देखते हुए कहा, अब वो पेशेंट कहाँ पर है? आहान का एरोजेंट से भरा चेहरा डॉक्टर को घूरे जा रहा था। डॉक्टर ने आहान को ध्यान से देखा और अपने मन में बोला, कितना बदतमीज लड़का है, बड़ों से बात करने की तमीज भी इसमें नहीं है। आहान ने डॉक्टर के चेहरे को देखा और उसके टेबल पर जोर से अपना हाथ मारते हुए बोला, मेरे बदतमीजी की बातें तुम बाद में मुझे गिनवा देना, लेकिन अभी के लिए तुम मुझे ये बताओ कि वो निधि शर्मा अब कहाँ पर है। आहान को अपने मन की बात जानता देख डॉक्टर हड़बड़ा गया और जल्दी से बोला, वह लड़की अब यहाँ पर नहीं है, उसे उसका भाई लेकर चला गया। आहान ने जैसे ही यह सुना पीछे आता हुआ ओजस बोला, लेकिन मुझे तो निधि के बारे में कुछ भी पता नहीं था, उसे कैसे कोई और ले जा सकता, और अगर वह मेरे पास होती तो मैं यहाँ क्यों आता? आहान ने अपना हाथ ऊपर किया और ओजस को शांत रहने के लिए कहा। उसने डॉक्टर को घूर कर देखा और कहा, कौन सा भाई, और अब वो कहाँ पर है? मुझे उस भाई का नाम बताओ जो मेरी निधि को यहाँ से लेकर चला गया है, और वह कहाँ गया है ये भी मुझे बताओ, वरना मैं जितना शांति से तुमसे बात कर रहा हूँ उतना ही वायलेंट हो जाऊंगा, और फिर ना तो ये तुम्हारा हॉस्पिटल रहेगा और ना तुम। डॉक्टर ने गौर से आहान को देखा और उसे देखते हुए बोला, तुम मुझे ऐसी धमकी नहीं दे सकते, मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर से तमीज से बात की जाती है। डॉक्टर की बात सुनकर आहान गुस्से से बोला, आहान मल्होत्रा, किसी से भी तमीज से बात नहीं करता, मैं सबसे बदतमीजी से ही बात करता हूँ। आहान ने जैसे ही अपना नाम बताया डॉक्टर के चेहरे की हवाएं उड़ गई। उसने डरते हुए पीछे खड़े रोनित और ओजस को देखा और बोला, यह आदमी जो बोल रहा है वो सच है क्या? सच में ये द ग्रेट बसीनस टाइकॉन आहान मल्होत्रा है? आहान ने डॉक्टर को ऐसे देखा जैसे वो कोई पागल हो। उसने अपनी दमदार आवाज में डॉक्टर से कहा, मैं यहाँ पर अपना इंटरव्यू देने नहीं आया हूँ, मुझे ये बताओ कि वह लड़की कहाँ पर है जिसे लेकर वह आदमी यहाँ से चला गया है। तुमने जिस लड़की का ऑपरेशन किया था उसकी कंडीशन अब कैसी है? रोनित आगे आते हुए बोला, भाई एक बार उनसे पूछ तो लो कि सच में वह भाभी ही थी क्या, अगर वह कोई और हुई तो? आहान ने बहुत गुस्से से रोनित को देखा और कहा, मेरी निधि सिवाय यहाँ पर कौन आ सकता है, और जो उसने नाम बताया वह किसी और का कैसे हो सकता है? ओजस ने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और उसमें से निधि की तस्वीर डॉक्टर के सामने कर दी और पूछा, क्या तुमने जिस लड़की का ऑपरेशन किया है वह लड़की यही है? डॉक्टर ने निधि का फोटो देखा और उसे देखते हुए बोला, हाँ यह वही लड़की है जिसका मैंने ऑपरेशन किया था। उस लड़की की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी, लेकिन भगवान की कृपा से सब ठीक हो गया, वह अभी यहाँ से जा चुकी है। अब उसे कब होश आएगा ये तो हमें भी नहीं पता। उसके सर पर बहुत ज़्यादा गहरी चोट लगी थी, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया था, लेकिन उस लड़के ने ब्लड का इंतजाम कर दिया था जो उस लड़की का खुद को भाई बता रहा था। ओजस, रोनित और आहान ने एक दूसरे को देखने लगे कि ऐसा कौन सा लड़का पैदा हो गया जो निधि को अपनी बहन बना गया है। अचानक से ओजस के दिमाग में ईशान का ख्याल आया और वह आहान को देखते हुए बोला, आहान, ईशान वहां से भाग गया था जब तुम साहिल शर्मा को मार रहे थे। रोनित ने भी अपना सर हिलाया और बोला, हाँ बॉस, ईशान वहां से भाग गया था, उसे हमने बहुत ज़्यादा ढूंढा लेकिन बाद में हमें पता चला आप साहिल शर्मा को लेकर जा रहे हैं, इसलिए हमने गार्ड्स को कह दिया कि उसे ढूंढ लो और हम लोग आपके पीछे आ गए। कहीं वो तो नहीं लेकर गया ना भाभी को?
आहान ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं, ईशान का ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि वह इतनी जल्दी यहाँ पर नहीं पहुँच सकता और वो निधि को मारने के बाद वहाँ से चला गया था। अगर ये सब उसने किया होता तो वह घर पर ना होकर यहाँ पर होता। या तो किसी गार्ड का काम है या फिर कोई और आदमी जो निधि के बारे में सब कुछ जानता है। आहान की बात सुनकर रोनित और ओजस सोच में पड़ गए कि ऐसा कौन है जो निधि के बारे में जानता है। आहान कुछ सोचते हुए अपनी जगह पर खड़ा हो गया। अचानक से उसके दिमाग में एक नाम क्लिक हुआ और वो था अंकित। अंकित का नाम सोचते ही आहान के चेहरे की तौलिया चढ़ गई और वह अपने माथे को मसलते हुए बोला, अगर यह काम उस आदमी का हुआ तो मैं उसे कहीं भी का नहीं छोड़ूंगा। वह मुझे पूछे बिना मेरे निधि को मुझसे दूर कैसे लेकर चला गया। अगर वो मेरे हाथ में मिला तो माँ कसम मैं उसकी ऐसी हालत करूंगा कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। ओजस उसकी बात सुनकर बोला, नहीं, ये काम अंकित का नहीं हो सकता, क्योंकि वह यहाँ पर नहीं है, वह कॉन्सर्ट के लिए बाहर चला गया है। हमें ये पता लगाना है कि वह आदमी कौन था जो निधि को लेकर गया है। आहान ने डॉक्टर को बहुत ज़्यादा गुस्से से देखा और अपनी कड़क आवाज़ में कहा, अगर तुमने अभी मुझे उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो तुम याद रखना तुम यहाँ बैठने लायक नहीं रहोगे। आहान की बात सुनकर डॉक्टर बहुत ज़्यादा घबरा गया और उसे देखते हुए डर कर बोला, नहीं, ऐसा मत कीजिए, मैं अभी उसके बारे में आपको सब कुछ बता देता हूँ। वैसे तो ज़्यादा कुछ मुझे पता नहीं है, लेकिन उसने खुद का नाम नमन शर्मा बताया था। आहान डॉक्टर की बात सुनकर उसे देखते हुए अपनी आंखें छोटी करके बोला, नमन शर्मा ये कौन है? आहान ने ओजस की ओर देखा और पूछा, क्या तुम इसे जानते हो? ओजस ने आहान को देखते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसी कौन से भी नाम के लड़के को नहीं जानता, लेकिन शर्मा वो था कहाँ से, ये बताइए डॉक्टर। डॉक्टर ने डरते हुए आहान को देखा और कहा, वह लोग न्यूयॉर्क से थे और उन्होंने कहा कि उनकी बहन पानी में गिर गई थी। उसके सर पर पत्थर लगने के कारण चोट आ गई थी और वह तुरंत उसे लेकर हॉस्पिटल आ गए थे, लेकिन जैसे ही मैंने उसके रिपोर्ट पढ़े तो वह लड़की तुरंत पानी में नहीं गिरी थी, उसे पानी में गिरे हुए कम से कम 5-6 घंटे हो गए थे। आहान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करें, उसका दिमाग जैसे ब्लैक हो गया था। इतना बड़ा बिजनेसमैन आज अपनी बीवी के सामने हारता हुआ महसूस कर रहा था। उसकी जान अटकी पड़ी हुई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि निधि अचानक से उसकी लाइफ में आएगी और आज अचानक से इतनी दूर चली गई है कि वो उसे मिल भी नहीं रही है। उसे खुद पर ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अगर वह निधि को अकेले नहीं छोड़ता तो आज वो उसके साथ होती। आहान ने अपनी आंखें कसकर बंद कर दी और चेयर से अपना सर टिकाकर बैठ गया। डॉक्टर ने आहान को देखते हुए कहा, सीसीटीवी कैमरे में उसके बारे में हमें पता चल जाएगा। आहान ने अपनी गर्दन ना में हिलाई और बोला, ये नमन शर्मा कोई और नहीं, न्यूयॉर्क का बिजनेसमैन है जिसका नाम न्यूयॉर्क के बिजनेसमैन में सेकंड पोजीशन में है। आहान की बात सुनकर रोनित ने उसे देखा और कहा, क्या तुम उनकी बात कर रही हो, यतीश शर्मा और नमन शर्मा की? आहान ने अपना सर हाँ में हिलाया और अपनी दमदार आवाज में कहा, तुमने सही सोचा, मैं उसके बारे में ही बात कर रहा हूँ। रोनित ने गहरी सांस ली और बोला, फिर अब क्या करना है? आहान अपनी जगह से खड़ा हो गया और रोनित को देखते हुए बोला, जल्दी से हेलीकॉप्टर निकालो, हम अभी न्यूयॉर्क के लिए निकल रहे हैं। आहान की बात सुनकर रोनित जल्दी से वहां से निकल गए। आहान भी उसके पीछे पीछे अपने फ़ोन पर किसी से बात करते हुए चलने लगा। ओजस अभी भी हैरान था कि इतना बड़ा बिजनेसमैन निधि को क्यों अपनी बहन बताकर लेकर चला गया है। वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क, यतीश शर्मा स्टडी रूम में बैठे हुए थे और उसके सामने नमन बैठा हुआ था। नमन ने अपने पापा को देखा और बोला, क्या हुआ पापा, क्या बात है जो आपने मुझे इतने अर्जेंट यहाँ पर बुला लिया है? यतीश शर्मा ने नमन को देखा और कहा, एक बुरी खबर है। नमन ने उन्हें हैरानी से देखा और कहा, बुरी खबर, और वह क्या है? सब ठीक तो है ना पापा, कुछ हुआ तो नहीं है? यतीश शर्मा ने नमन को देखते हुए बोले, निधि जिंदा है और कहाँ पर है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आज ही सुबह न्यूज़ मिली है कि शर्मा इंडस्ट्री साहिल शर्मा और ईशान शर्मा के नाम पर हुई है। यतीश जी की बात सुनकर नमन का चेहरा अजीब सा हो गया और उसने अपने पापा को देखते हुए कहा, इसका मतलब उन्होंने जरूर निधि के साथ कुछ तो बुरा किया है। अगर निधि उनके साथ है तो वह शांत कैसे हैं? क्या
हमें जो मिली हुई लड़की है वह कहीं हमारी निधि तो नहीं है? यतीश जी नमन को देखते हुए बोले, मुझे पूरा यकीन है शायद वह हमारी गुड़िया ही है, लेकिन डर लग रहा है, कहीं हम उम्मीद लगाकर बैठ गए और फिर हमारी सारी उम्मीद टूट गई तो क्या करेंगे, फिर से एक बार हम बिखर जाएंगे। नमन ने यतीश जी को देखते हुए कहा, लेकिन पापा सोचिए, अगर वह हमारी गुड़िया ही हुई तो? यतीश जी ने नमन को देखा और कहा, अगर वह हमारी गुड़िया ही हुई ना, तो मैं तुम्हें कभी शादी के लिए फोर्स नहीं करूंगा। यतीश जी की बात सुनकर नमन हंसने लगा और बोला, मैं भगवान से प्रे करूंगा कि वह हमारी ही गुड़िया निकले, क्योंकि उसे देखने के बाद मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो कोई पराई है। उसके पास अपनेपन की बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही थी। नमन की बात सुनकर यतीश जी खुश होकर बोले, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। नीतीश जी की बात सुनकर नमन मुंह बनाते हुए बोला, मुझे घी शक्कर नहीं खाना है पापा, मैं तो बस लंबी छुट्टी चाहता हूँ, आप बोले तो ले लूँ? यतीश जी उसकी बात सुनकर उसे घूरते हुए बोले, जिसके लिए तुम इतनी छुट्टियां ले रहा था वह तो तुम्हारे पास है, फिर तुम्हें क्यों छुट्टियां चाहिए? नमन उनकी बात सुनकर बोला, क्योंकि मैं मेरी बहन के साथ वह सब लम्हे गुजारना चाहता हूं जिन्हें मैं खो चुका हूं, मुझे वो पल फिर से जीने हैं। बहुत देर तक नमन और यतीश जी बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वह दोनों डिनर के लिए नीचे चले गए। डिनर की बाद सब लोग बैठकर बातें कर रहे थे, तभी उनके घर के बाहर बहुत सारी गाड़ियां आकर रुकी और जोर जोर से हॉर्न बजाने लगी। उनकी आवाज़ सुनकर नमन और यतीश जी जल्दी से अपनी जगह पर से उठ गए और बाहर की तरफ चले गए। गाड़ियों की आवाज़ सुनकर यतीश जी और नमन घर से बाहर चले गए। जब वह लोग बाहर आए तो देखा गेट के बाहर बहुत सारी गाड़ियां रुकी हुई थी और जोर जोर से हॉर्न बजा रही थी, लेकिन गार्ड उन्हें अंदर नहीं आने दे रहा था। ये देखकर यतीश जी बोले, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? ये लोग कौन है जो इतनी देर से हॉर्न बजा रहे हैं? नमन ने अपने पापा को देखा और कहा, पापा आप रुके, मैं जाकर देखता हूँ। यतीश जी ने अपना सर हाँ में हिला दिया और बोले, ठीक है तुम देख लेना, मैं अंदर हूँ। नमन वहां से गेट की तरफ चला गया। जब वहां पर पहुंचा तो उसकी आंखें सामने खड़े आदमी को देख हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। उसने हैरान होकर आहान को देखते हुए कहा, मिस्टर मल्होत्रा आप यहाँ पर? आहान ने नमन को बहुत ज़्यादा गुस्से से देखा और कहा, क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? आहान के बात करने का लहजा देख नमन ने अपना सर हिलाया और खुद के मन में बोला, यह आदमी इतना एरोजेंट क्यों है, कभी किसी से ठीक से बात नहीं करता, देखा अभी भी कैसे बात कर रहा है जिससे मेरे ऊपर कोई एहसान कर रहा है। आहान ने नमन के चेहरे को देखा और बोला, अब अगर मेरा चेहरा पढ़कर हो गया हो तो मुझे ये बताओ, तुम जिस लड़की को लेकर यहाँ पर आए हो वह कहाँ पर है? आहान की बात सुनकर नमन की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वह आहान को देखते हुए बोला, लड़की? आहान उसके सामने आकर खड़ा हो गया और अपने कोट को ठीक करते हुए बोला, अगर मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी की तो याद रखना मैं कौन हूँ। नमन ने आहान को देखा और कहा, हमारे पास एक लड़की है, लेकिन वह तुम्हारी कौन लगती है? आहान ने खतरनाक टेढ़ी मुस्कान लिए उसे देखा और एटीट्यूड से बोला, अगर द ग्रेट बिजनेस टाइकून आहान मल्होत्रा तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वह लड़की कोई खास ही होगी जिसके लिए खुद आहान मल्होत्रा तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। आहान की बात सुनकर नमन सोच में पड़ गया। उसने अपना सर जल्दी से हाँ में हिलाया और बोला, चलिए अंदर चलकर बात करते हैं। आहान ने उसे बुरी तरह से घूर कर देखा और तंज कसते हुए बोला, मैं यहाँ तुम्हारी मेहमान नवाजी देखने नहीं आया हूँ, तुम बस ये बता दो निधि कहाँ पर है। नमन ने उसे देखा और शांति से कहा, आप पहले अंदर तो आइए। सब गार्ड नमन को हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि नमन आहान से बड़ा था, फिर भी वह उसे इतनी इज्जत दे रहा था। लेकिन ये भी सच था कि आहान उस इज्जत के लायक था। वह द ग्रेट बिजनेस टाइकून आहान मल्होत्रा था, जिसकी ऊंचाइयां उसके उम्र से ज़्यादा बड़ी थी। आहान नमन के पीछे चलते हुए उनके घर के अंदर चला गया। आहान के पीछे ही ओजस और रोनित था। वो तीनों भी उनके पीछे उस घर में चले गए, जो एक बड़ा सा बंगला था, जो काफ़ी खूबसूरत था। उसे बंगले की नेम प्लेट पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, निधि हाउस। ओजस उस नाम को पढ़कर हैरानी से आहान से बोला, इस घर पर तो निधि का नाम है, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या
ये लोग पहले से ही निधि को जानते हैं, लेकिन कैसे? आहान के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, इसलिए वह इस वक्त शांत था। उसने ओजस के बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और आगे चलता रहा। उसके आंखें बस अपनी निधि को देखने के लिए तरस रही थी। वह अंदर जाकर बस अपने निधि को देखना चाहता था। जब तक निधि उसे नहीं दिख जाती उसके दिल को सुकून नहीं मिलने वाला था। अब तक इतना शांत बैठा आहान अपने अंदर कितना बड़ा तूफान लेकर बैठा था ये सिर्फ वही जानता था। उसे इस वक्त सिर्फ निधि की चिंता थी। बस एक बार वो मिल जाए, फिर पता नहीं आहान क्या करने वाला था। उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था, लेकिन कहे किसे ये बहुत बड़ा सवाल था। आहान जब नमन के पीछे उनके घर के अंदर चला गया तो वहां पर पहले से ही राखी जी और यतीश जी सोफे पर बैठे हुए थे। जैसे ही यतीश जी ने आहान को देखा, वह अपनी जगह पर खड़े हो गए और आहान को देखते हुए हैरानी से बोले, ब्लैक किंग कोबरा, आप यहाँ पर? नमन ने यतीश जी को देखते हुए कहा, पापा यह अपने निधि से मिलने आए हैं। राखी जी ने हैरानी से आहान को देखते हुए पूछा, लेकिन निधि को तुम कैसे जानते हो? आहान ने उनके सवालों का कोई जवाब नहीं दिया और थोड़े गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में बोला, पहले मुझे मेरी निधि कहाँ है ये बताओ, बाद में सबको सबके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आहान को गुस्सा होता देख नमन और रितेश जी थोड़ा घबरा गए, क्योंकि वह भले ही एक बिजनेसमैन थे, लेकिन आहान के गुस्से से कौन वाकिफ नहीं था, उसका एरोगेंट नेचर किसे पता नहीं था। वह आदमी अपने एक शब्द पर पूरी एशिया हिलाने की ताकत रखता था। उसके सामने भला वह क्या ही कर सकते हैं। अगर वह उनकी निधि नहीं हुई तो खामखा इस इतने बड़े झमेले में पड़ जाएंगे, लेकिन उनका मन भी कहाँ सुन रहा था। राखी जी और यतीश जी नमन भी उनको देख रहे थे। वो आहान के गुस्से को और बढ़ावा नहीं देना चाहते थे। वो तीनों भी आहान को निधि के कमरे की तरफ लेकर जाने लगे, तभी उन्हें उनके पीछे से वास गिरने की आवाज आए, जिसे सुनकर यतीश जी, राखी जी और नमन पीछे मुड़कर देखने लगे। वही आहान ने भी पीछे मुड़कर देखा। उन लोगों ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, ओजस हैरानी से डरे हुए और अपने चेहरे पर खुशी के भाव लिए सामने खड़े राखी जी और यतीश जी को देख रहा था। उसकी आंखों में पानी था। राखी जी ने और यतीश जी ने भी थोड़े हैरानी के भाव से ओजस को देखा। ओजस घबराता हुआ अपने कैप्ते होठों से बड़ी मुश्किल से बोला, ब अड़ी बड़ी माँ, बड़े बड़े पापा। ओजस के मुंह से अपने लिए बड़ी माँ और बड़े पापा सुनकर यतीश जी और राखी जी हैरान हो गई। नमन ने हैरानी से ओजस को देखा और बोला, अभी अभी तुमने क्या कहा? ओजस नमन की बात सुनकर अपनी आंखों में आए आंसू अपने गालों पर लाते हुए बोला, मैंने कहा बड़ी माँ और बड़े पापा आप लोग जिंदा हो, फिर आप लोग वापस क्यों नहीं आए? क्यों इतने साल उनसे दूर रहे? क्या आपको आपकी बेटी की जरा सी भी याद नहीं आई? वह कैसी जी रही है, कैसी है? आपको एक बात के लिए भी नहीं लगा कि उसे जाकर पूछ ले, उसे अपने पास ले उसे अपने सीने से लगाकर उसके आंसू पोंछ लें। आप यहाँ ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं और आपकी बेटी वहाँ पर दर दर की ठोकरें खाते हुए जिंदगी जी रही है। खुद के पैसों की तक उसे भीख मांगने पड़ती थी। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं उसके साथ? आहान ने उन तीनों पर कोई ध्यान नहीं दिया और जल्दी से जिस कमरे के बाहर वह खड़ा था उसके अंदर चला गया जहां पर इस वक्त निधि थी। आहान जैसे ही कमरे में आया उसने देखा, निधि तेज तेज सांसें ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सांस लेने में बहुत मुश्किल हो रही हो। फिर से एक बार अपनी स्वीटी पाई को इस हालत में देख आहान का दिल मानो उसके मुंह में आ गया था। ये पहली बार नहीं था जब वह अपनी स्वीटी पाई को मौत के इतने करीब देख रहा था। जब भी वो उससे दूर होती थी उसे इस हालत में ही मिलती थी। आहान को खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। क्या फायदा इतना बड़ा आदमी होने का जब खुद की बीवी की हिफाजत ही ना कर सके? आहान भागते हुए निधि के पास चला गया और उसे आवाज देते हुए बोला, निधि क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे क्यों कर रही हो मेरे साथ? देखो, आंखें खोलो और सांस लो, ठीक से सांस लो। रोनित, जो कि आहान के पीछे ही उस रूम में आया था, निधि के ऐसे हालत में देख वह जल्दी से बाहर चला गया और सबको देखते हुए बोला, भाभी का डॉक्टर कहाँ पर है जो उन्हें देख रहा था? रोनित की आवाज सुनकर वह चारों जैसे होश में आए और उसकी बात सुनकर हैरानी से बोले, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? रोनित गुस्से से सबको देखते हुए बोला, भाभी की कंडीशन खराब होती जा रही है, प्लीज उनके डॉक्टर को बुला लो, नहीं तो आहान हम सबको जान से मार देगा।
नमन ने जल्दी से सर्वेंट से कहा और ऊपर कमरे में बैठे निधि के डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा। नमन पहले से ही डॉक्टर को अपने घर पर रहने का इंतजाम कर चुका था। सर्वेंट भागते हुए ऊपर कमरे में चला गया। डॉक्टर कमरे में बैठा निधि की फाइल स्टडी कर रहा था। जैसे ही उसने सर्वेंट को घबराया हुआ देखा, वो तुरंत समझ गया कुछ तो हुआ है, इसलिए डॉक्टर जल्दी से निधि के कमरे की तरफ जाने लगा। डॉक्टर का आता देख सब लोग डॉक्टर के पीछे चले गए। आहान अभी भी निधि को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन निधि बहुत तेज सांसें ले रही थी। डॉक्टर का आता है देख आहान ने डॉक्टर की कॉलर पकड़ ली और गुस्से से झंझोरते हुए बोला, मेरे बीवी को देख, उसे कुछ हुआ तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। रोनित और ओजस ने आहान को पकड़ लिया और पीछे करते हुए बोले, शांत रहे बॉस, उन्हें भाभी को देखने दीजिए, भाभी की हालत खराब हो रही है, आप उन पर गुस्सा निकालकर वक्त जाया मत कीजिए। आहान ने रोनित से और ओजस से अपने आप को छुड़ा लिया और तेजी से दीवार पर मुक्का मारते हुए बोला, अगर उसे कुछ हुआ तुम्हें किसी को नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर ने जल्दी से निधि को चेक किया और कुछ इंजेक्शन लगाने के बाद बोला, वह ठीक है, उसे होश आ चुका है, अब वह कोमा से बाहर है, कंडीशन में अभी काफ़ी हद तक सुधार है, लेकिन इन्हें कुछ दिन बेड रेस्ट करना पड़ेगा। अभी तो मैंने इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया है, कुछ देर बाद स्टेबल हो जाएगी। डॉक्टर की बात सुनकर सब ने राहत की सांस ली। आहान ने डॉक्टर को आंखें दिखाते हुए कहा, इस कमरे के बाहर खड़े रहो और जब तक मेरी निधि होश में नहीं आ जाती तुम वहां से हिलोगे भी नहीं। अगर तुम वहां से हिल भी गए तो तुम याद रखना, तुम इन 2 पैरों में जैसे आए हो वैसे वापस जाओगे नहीं। आहान की हरकत देख सब घबरा रहे थे, लेकिन किसी को अंदर पर उसे रोकने की हिम्मत नहीं थी। डॉक्टर ने घबराते हुए सबको देखा और कहा, यह क्या बदतमीजी है। आहान ने बहुत गुस्से से अपनी लाल आंखों से उसे डॉक्टर को घूर कर देखा और कहा, जो आता है बस मुझे ही तमीज सिखा रहा है, तुम सबकी तमीज तुम्हारे कदमों में रखो और चलते बनो यहाँ से, जब तक मैं नहीं बुलाता यहाँ कदम भी मत रखना। आहान की बात सुनकर ओजस ने सबको बाहर ले लिया, क्योंकि वो इस वक्त आहान को और गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। आहान वही निधि के पास बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर उसे चूमते हुए बोला, कहाँ थी तुम स्वीट पाई, मुझे जाने का कह कर मुझसे इतनी दूर आ गई, एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बिना ये तुम्हारा सडू कैसे जिएगा। हर बार अपनी मनमानी करती रहती हो तुम, बस तुम दुनिया के एक अकेले ऐसी लड़की हो जो मेरे खिलाफ हर बार जाती हो, और मैं भी तुम्हारे प्यार में पागल आदमी, तुम्हारी सब बातें सुन लेता हूँ, और जब भी मैं तुम्हारी सुनता हूँ कुछ ना कुछ हो ही जाता है। इस बार तुम सिर्फ मुझसे दूर जाकर दिखाओ, मैं तुम्हारे दोनों टांगे तोड़ दूंगा और तुम्हें घर पर ही बिठा दूंगा, चाहे मुझे तुम्हें पूरी दुनिया में गोद में उठाकर घूमना क्यों ना पड़ जाए। आहान की बात सुनकर निधि का जो हाथ आहान के हाथ में था उसे हल्के से आहान के हाथ को दबा दिया। आहान जो कि निधि से बातें करने में लगा हुआ था, निधि के इस हरकत से हैरान हो गया। उसके चेहरे पर ना जाने कैसी एक उम्मीद भरी मुस्कान आ गई और वह निधि को देखने लगा। निधि तो होश में नहीं थी, वह अभी नींद में थी, लेकिन शायद वह आहान की बातें सुन रही थी। वहीं बाहर ओजस सोफे पर बैठा हुआ था और उसके आसपास राखी जी, नमन और यतीश जी अपना सर झुकाकर बैठे हुए थे। ओजस उन सबको ऐसे देख रहा था जैसे वो सब कोई गुनहगार हो। ओजस ने उन तीनों को बहुत ज्यादा गुस्से से देखा और कहा, मुझे कोई बात नहीं करनी है। ओजस की बात सुनकर नमन उसे देखते हुए बोला, पहले हमारी बात सुनो, मुझे बाद में जो कहना है कहो, बात भी नहीं करोगे तो भी चलेगा। ओजस ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। ये देख नमन ने उसे देखते हुए ऐसा कुछ कहा जिसे सुनकर ओजस ने हैरानी से नमन को देखा। नमन ने उसे देखा और बोला, जब प्लेन क्रैश हुआ था वो हुआ नहीं था, करवाया गया था, बहुत से लोग उसमें मारे गए थे, हम लोग भी उन्हीं के बीच फंसे हुए थे, हमें तो किसी भी बात का होश नहीं था। जब हमें होश आया तब हम किसी पुराने से घर में थे जहाँ एक वैद्य था, माँ कोमा में चली गई थी। जब हमें होश आया तब हम किसी बंजर सी बस्ती में थे जहाँ पर दूर तक कोई नहीं था, बस एक छोटा सा गांव था जिसमें बहुत कम लोग रह रहे थे। माँ को होश में आने तक हम लोग वहीं पर रुके हुए थे। करीब 3 साल हम वहीं पर थे और जब मन को माँ की हालत में नहीं थी, उसे वेद ने कहा था कि हमें उन्हें अस्पताल ले जाना चाहिए, लेकिन हमारे पास तक कुछ भी नहीं था। उसके लिए पापा पहले वहाँ से शहर की तरफ चले गए थे
तब वो 15 दिन बाद वापस लौट आए थे। जब वह वापस आए थे तब उनके पास कुछ पैसे थे। तब मैं भी ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही था। फिर हम लोग वहाँ से शहर आ गए। पापा ने छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिया और हमने माँ को अस्पताल में एडमिट कर लिया। जब माँ पूरी तरीके से ठीक हूँ तब तक हमारा बिजनेस भी बहुत आगे निकल चुका था। मैं भी पापा का साथ दे रहा था। इन सब के बीच हमने निधि के बारे में पता लगाने के बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन हमें पता चला था कि निधि तो दादाजी के साथ घर से भाग गई थी और तभी उनका एक्सीडेंट हो गया था और वह हमारे बीच नहीं है। ओजस ने अपना हिलाया और बोला, हम तो उस वक्त घर पर नहीं थे। पलक और मैं, हम दोनों लंदन चले गए थे आगे की पढ़ाई करने के लिए। हमें तो बड़े चाचू ने कहा था वो बाद में निधि को भी लेकर आएंगे, लेकिन उन्होंने झूठ बोला था। जब काफ़ी दिन बाद भी नहीं आए तो मैंने जिद की और मैं घर वापस आ गया। जब मैं घर पर वापस लौट आया था तब मुझे पता चला था कि निधि और दादाजी खुद से ही घर छोड़कर चले गए हैं। मुझे तो इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ था कि मेरे फूल सी बहन ऐसे कैसे घर को छोड़कर जा सकती हैं, जिसे उस घर से कितना ज़्यादा लगाव था। लेकिन जब मैंने बड़े चाचू और पापा को बात करते हुए सुना था कि उन्होंने उसके साथ क्या किया है तब मेरे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। तब से मैंने निधि को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह बच्ची ऐसे छुपी हुई थी कि मुझे मिल ही नहीं रही थी। लेकिन भगवान ने हमें मिला ही दिया। वही कमरे के अंदर आहान अभी भी निधि का हाथ पकड़कर बैठा हुआ था और गौर से निधि के चेहरे को देख रहा था। निधि अभी भी नींद में थी। उसका पूरा चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। उसके चेहरे की वो मासूमियत जैसे मर सी गई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे जीना ही ना हो। वो बस एक बेजान सी गुड़िया बनकर उस मशीनों में घिरी हुई थी। आहान निधि को देखते हुए उसके हाथों पर अपना सर टिका कर सो गया था। वह भी जब से निधि गायब हुई थी तब से सोया नहीं था, इसलिए उसके पास आते हैं उसकी आंखें लग गई। कुछ 2 घंटे बाद आहान को अपनी हाथों पर कुछ हलचल महसूस हुई। उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो निधि नींद से जाग रही थी। उसकी पलकें के बार बार हिल रही थी, उसके आंखों की पुतलियां हिल रही थी। आहान ने उसे गौर से देखा और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने जल्दी से निधि के गालों पर अपना हाथ रखा और उसे सहलाते हुए बोला, स्वीटी पाए। आहान के आवाज़ में इस वक्त बेइंतहा मोहब्बत और चिंता झलक रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे बरसों पुराने पेड़ को आज पानी मिला हो। निधि ने जैसे ही आहान की आवाज़ सुनी, उसने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। जैसे ही उसने अपने सामने आहान को देखा, निधि के आंखों से आंसू निकलने लगे। उसे रोता देख आहान ने उसके माथे को शिद्दत से चूम लिया। आहान के इस प्यार भरे एहसास को अपने माथे पर पाकर निधि की आंखें सुकून से बंद हो गई। आहान और निधि बिना कुछ कहे शिद्दत से एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। इस वक्त दोनों खामोश थे। तभी कमरे में नमन, राखी जी, यतीश जी, ओजस और रोनित आ गए। आहान और निधि को ऐसे देख ओजस और रोनित के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वही राखी जी, यतीश जी और नमन अजीब भाव से आहान और निधि को देखने लगे। वो तीनों खुश थे कि निधि उनकी ही गुड़िया निकली। लेकिन निधि को आहान के साथ देख तीनों के चेहरे के भाव बदले हुए थे। नमन ने ओजस को देखा तो ओजस बोला, आहान और निधि मैरिड है। ओजस की बात सुनकर नमन गुस्से से बोला, पागल हो तुम, वो जस्ट 19 एज की है, इस वक्त उसे पढ़ाई करनी चाहिए, शादी नहीं। नमन इतने जोर से चिल्लाया था कि उसकी आवाज़ सबने सुन ली थी। निधि और आहान जो खामोशी से एक दूसरे को महसूस कर रहे थे, नमन की बात सुनकर जैसे होश में आ गए। आहान ने अपने हाथों की मुठ्ठियां कस ली और गुस्से से नमन को देखने लगा। वही निधि ने जब ये बात सुनी वो एकदम से शॉक हो गई। कोई उसके लिए लड़ रहा था, ये बात उसके लिए बहुत बड़ी थी। उसके आहान के पीछे से अपना सर बाहर निकाला और सामने खड़े यतीश जी और राखी जी को देखने लगी। जैसे ही उसने उन दोनों को देखा निधि जैसे एकदम से ब्लैक हो। निधि का ब्लैक चेहरा देख राखी जी और यतीश जी उसे देखने लगे, लेकिन निधि के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वह बस बिना किसी भाव के उन दोनों को देख रही थी। उसका ब्लैंक होना तो लाजमी था। उसे इतना बड़ा शौक लगा था। वो जिन लोगों को कब से ढूंढ रहे थी वह आज अचानक उसके सामने थे। निधि ने आहान का हाथ पकड़ लिया और उसे देखते हुए अपनी धीमी सी आवाज में बोली, क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ सडू? आहान ने उसे देखा और उसके सर को सहलाते हुए बोला,
नहीं स्वीटी पाई, तुम कोई सपना नहीं देख रही हो, सच में ये दोनों तुम्हारे सामने है। क्या तुम इन दोनों को जानती हो? निधि ने अपना सर ना में हिलाया और कहा, नहीं मैं इन लोगों को नहीं जानती। ये लोग कौन है और मैं यहाँ पर कैसे आ गई? निधि की बात सुनकर राखी जी, यतीश जी और नमन की आंखों में पानी आ गया। उन तीनों ने निधि को बहुत प्यार से देखा। नाराजगी तो अपनी जगह जायज थी, उनका गुनाह ही इतना बड़ा था। फिर चाहे उसका कारण कुछ भी हो, ये तो बात सच थी कि वो लोग निधि को छोड़कर साथ रह रहे थे, और अब वह मिली भी तो ऐसे हैं उन्हें, तो उसका उन पर नाराज होना तो बनता ही था। नमन आगे चलकर आया और निधि के पास खड़ा हो गया। उसने निधि को प्यार से देखा और उसे देखते हुए कहा, इतनी नाराजगी अपने भाई से छोटी गुड़िया? निधि ने नमन के बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपना सर आहान की तरफ घुमाकर उसकी आंखों में देखने लगी। आहान अच्छे से समझ रहा था इस वक्त उसकी निधि की हालत क्या हो रही है। आहान ने निधि को प्यार से देखा और कहा, अगर तुम उनसे बात नहीं करना चाहती हो तो हम यहाँ से चल सकते हैं। आहान की बात सुनकर नमन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसकी बहन अभी तो उसे मिली थी, इतनी जल्दी जाने की बात वह कैसे कर सकता है? उन्होंने तो ठीक से उसे देखा भी नहीं है और अब ये उस पर अपना रौब झाड़ रहा है। नमन को गुस्सा होता देख यतीश जी राखी जी को देखने लगे। राखी जी ने नमन को आवाज़ लगाई और बोली, बेटा अगर वह हमसे नहीं मिलना चाहती तो कोई बात नहीं, हम उसे दूर से ही देखकर खुश हो जाएंगे। इतने साल उसे दूर रहे हैं और अब तो हमें मिल भी गई है, हमारे आंखों को सुकून तो कब का मिल चुका है। राखी जी की बात सुनकर निधि की आंखों में पानी जमा हो गया और वह रोने लगी। वह बहुत जोर जोर से रो रही थी, जैसे वह हमेशा ही आहान को परेशान करने के लिए रोती थी, लेकिन इस बार उसके आंखों में आए आंसू झूठे नहीं थे। वह सच में बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसके आंखों में खुशी के आंसू थे। ये तो बात सच थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे फिर से डर लग रहा था। अगर उसने जो सामने देखा है वह सपना हुआ तो? नमन ने जल्दी से निधि को शांत करते हुए कहा, गुड़िया तुम रो क्यों रही हो? प्लीज़ देखो, तुम ऐसे रो मत, तुम्हें पता है ना तुम्हारे आंसू मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तुम्हारी आंखों में अगर यह आंसू आए तो मैं तुम्हें चॉकलेट नहीं दूंगा। नमन की बात सुनकर निधि रोते रोते हुए चीढ़ कर बोली, नहीं चाहिए मुझे आपकी चॉकलेट, मेरे पति मुझे लाकर दे देंगे, वह भी बहुत ज़्यादा। आप तो पहले एक ही देते थे, लेकिन वो मुझे बहुत सारी चॉकलेट देते, बहुत ज़्यादा। निधि की बात सुनकर नमन को गुस्सा आ गया, क्योंकि वह पहला आदमी ऐसा था जो निधि को हर रोज चॉकलेट देता था। वह किसी को भी निधि को चॉकलेट नहीं देने देता था, ना ही ओजस को, ना ही ईशान को, और न ही घर में किसी और को। अगर कोई लाकर भी दे तो वह सब चॉकलेट खुद लेकर निधि को देता था, और आज अपनी बहन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। निधि को पता था नमन ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा, इसलिए वह जानबूझकर उसे गुस्सा दिला रही थी। आहान ने उन दोनों को देखा, उन दोनों को ऐसे देख उसे बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी, क्योंकि निधि हमेशा उसे लड़ती थी, वह किसी और के साथ चॉकलेट के लिए लड़ रही है ये जानकर उसे जलन हो रही थी। निधि ने आहान को देखा और प्यार से कहा, मुझे अभी चॉकलेट खानी है। आहान ने अपना सर हिलाया और बोला, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें चॉकलेट पार्क में ले जाऊंगा। आहान की बात सुनकर निधि खुश होकर बोली, ये पार्क कहाँ पर है सडू? आहान ने अपने कंधे उचका दिए और अपने आईब्रो को सहलाते हुए बोला, पता नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए ये भी कर दूंगा। आहान की बात सुनकर निधि अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल चिपकाते हुई बोली, अरे वाह, आज ये सडू बड़ा मीठा मीठा बोल रहा है। निधि की बात सुनकर रोनित जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसता देख आहान ने उसे आंखें दिखाकर डरा दिया, जिसे देख रोनित चुप हो गया। रोनित ने अपना मुंह बनाकर ओजस को देखा और बोला, देखो उससे कितने प्यार से बात करता है और हमें तो सिर्फ आंखें दिखाकर डरता रहता है। रोनित की बात सुनकर ओजस मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि वो उसकी बीवी है, तुम क्या उसकी बीवी हो? ओजस की बात सुनकर रोनित ने उसे मुक्का दिखाया और बोला, अपना ये गटर जैसा मुंह बंद ही रखो, बास आ रहा है। ओजस ने मुंह बनाया और बोला, तू ठीक से कभी बातें मत कर, तुझे भी आहान की हवा लग गई है। देखो मेरी बहन को, उसके साथ रहते हुए भी अभी तक अगडू नहीं बनी, वह कैसे अभी तक प्यारी सी गुड़िया है। ओजस की बात सुनकर रोनित अपने मन में बोला,
हाँ, तुम्हारी एक ही बहन बहुत प्यारी है, और एक है वह बहुत ज़्यादा लड़ाकू डाकू है, जो बस सबके ऊपर अपनी बंदूक लेकर घूमती रहती है, और उस बंदूक से क्या करती है, सबको टकला करती है। रोनित खुद की ही बातों पर जोर से हंस पड़ा। उसे ऐसे हंसता देख सब उसे अजीब नज़रों से देखने लगे। ये देख रोनित हड़बड़ा गया और जल्दी से उस कमरे से बाहर भाग गया। उसे बाहर जाता देख निधि ने अहान को देखा और बोली, अंश भाई कहाँ पर है? निधि का सवाल सुनकर अहान ने निधि को देखते हुए बोला, वो इस वक्त इंग्लैंड में है, ईशा के पास। निधि ने जैसे ही अहान की बात सुनी वो खुश होकर बोली, मुझे भी ईशू से बात करनी, उसने तो अपना फ़ोन भी बंद रखा है, एक बार मिल जाए मैं उसकी अच्छे से पिटाई करूंगी। निधि की बात सुनकर अहान बोला, पहले तुम ठीक तो हो जाओ स्वीटी पाई, बाद में उससे बात कर लेना, बात ही क्या हम खुद उससे मिलने जाएंगे। अहान की बात सुनकर निधि एकदम एक्साइटेड हो गई और बोली, मैं तो ठीक ही हूँ, आपने ही मुझे यहाँ पर लेटा कर रखा है। निधि की बात सुनकर अहान बोला, अच्छा तुम ठीक हो, ठीक है फिर चलो अभी घर चलते हैं, वैसे भी अभी तो हमारे प्यार की शुरुआत हुई है, अच्छे से प्यार कर पाएंगे एक दूसरे से। अहान की बात सुनकर निधि शर्माने लगी और शर्माते हुए बोली, आपको तो बस एक चांस चाहिए मुझे चिढ़ाने के लिए, वैसे भी आपको दूसरा कोई काम आता कहाँ है? निधि की बात सुनकर अहान टेढ़ी स्माइल देते हुए बोला, हाँ तुमने सही कहा स्वीटी पाई, मुझे और कोई काम आता है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन एक काम तो मुझे अच्छे से आता है, और वह क्या है ये तुम्हें अच्छे से पता है। अहान की बात सुनकर निधि ने उसे धमकाते हुए कहा, अगर अब आपने मुझे चिढ़ना बंद नहीं किया तो मैं आपके साथ आऊंगी ही नहीं, अब तो मुझे मेरी फैमिली मिल गई है, यहीं पर रह जाऊंगी डेरा डालकर। निधि की बात सुनकर अहान की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने निधि को घूरते हुए कहा, अच्छा अब तुम मुझे धमकी देने लगी हो, अपने फैमिली की धमकी तुम मुझे मत स्वीटी पाई, मैं तुम्हारा पति हूँ, पति पति के सामने तो तुम्हारी कुछ नहीं चलने वाली। मैंने पहले भी कहा था, जो हम दोनों के बीच है वह सिर्फ बंद कमरे में ही है, बाहर में डेविल हूँ डेविल, तुम्हारा सडू नहीं, द ब्लैक किंग कोबरा, द ग्रेट बिजनेस टाइकून अहान मल्होत्रा। अहान की बात सुनकर निधि मुंह बनाते हुए बोली, आ गए फिर से अपनी शेखी बघारने ने, और कुछ आता कहा है आपको, बस अपनी ही तारीफ करवा लो आपसे। निधि की बात सुनकर अहान उसे घूरते हुए बोला, मुझे नहीं लगा था तुम इतनी जख्मी हालत में भी इतनी ज्यादा बोलोगी, आराम करो आराम, हमें जाना है यहाँ से जल्दी ही। अहान और निधि वहीं बैठकर बातें कर रहे थे। वही नमन, राखी जी और यतीश जी वहीं पर खड़े थे और उन दोनों को देख रहे थे। नमन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि निधि उन्हें देख भी नहीं रही थी। वह इतना ज़्यादा गुस्सा थी उन लोगों से, वो जानबूझकर उन्हें इग्नोर कर रही थी, और यह सब वह तीनों ही अच्छे से जानते थे कि निधि जानबूझकर उन्हें इग्नोर कर रही है। नमन ने उन दोनों को टोकते हुए कहा, गुड़िया अब तुम्हें आराम करना चाहिए, कितनी ज़्यादा बोल रही हो तुम, अपने भाई से भी नहीं मिल रही हो। नमन का ऐसा बीच में टोकता देख अहान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। आज वह 2 दिन बाद निधि से बात कर रहा था और उसे ऐसा लग रहा था जिसे न जाने उसने बरसों से निधि की आवाज़ ही ना सुनी हो। उसके बिना तो उसका एक पल भी नहीं निकलता था, और आज वो उसके पास है तो नमन बीच बीच में उन्हें रोक रहा है। निधि ने नमन को एक नज़र देखा और कहा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, अब आपकी गुड़िया आपके पास आए तो आपको गुड़िया की याद आ गई, और इतने साल आप कहाँ थे जब आपके गुड़िया को आपकी ज़रूरत थी। अभी मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मैं आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, बहुत ज़्यादा गुस्सा। अहान ने निधि के बालों को सहलाया और कहा, तुम्हें भूख लगी होगी ना स्वीटी पाए। निधि ने अपने सर को जोर से हिलाया और कहा, हाँ सडू मुझे भूख लगी है। अहान ने निधि की बात सुनकर राखी जी को देखा। ये देख राखी जी बोली, मैं अभी लेकर आती हूँ उसके लिए कुछ खाने के लिए। निधि ने तिरछी नज़रों से राखी जी को देखा और फिर अहान को देखते हुए बोली, आप कहाँ पर चले गए थे जब वो लोग मुझे ले जा रहे थे। निधि का इतना ही कहना था कि अहान उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें क्या जरूरत थी मुझे बिना बताए वहां से जाने की, मैंने कहा था ना तुम्हें वहां से हिलोगी भी नहीं, फिर तुम वहां से क्यों चली गई। अहान की बात सुनकर निधि पप्पी सा फेस बनाकर उसे देखते हुए बोली, अरे सडू समझो ना, वॉशरूम आई थी इसके लिए गई थी, वरना मैं क्यों वहां से जाती इतना अच्छा खाना छोड़कर।
निधि की बात सुनकर आहान ने उसे डांटते हुए कहा, तो तुम मेरा इंतजार कर लेती। आहान की बात सुनकर निधि ने उसे घूर कर देखा और कहा, देखा कि ना, आपने मुक्का खाने वाली बात। आहान ने उसे देखते हुए कहा, मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ स्वीटी पाई, क्योंकि तुम बीमार हो, वरना तुम्हें तो अच्छे से पता है तुम्हारा सडू जब डेविल बन जाता है तो कैसा बन जाता है। आहान की बात सुनकर निधि थोड़ा घबरा गई, लेकिन खुद को संभालते हुए बोली, अरे जाए, आपसे कौन डरता है, सबको डरा कर रखते हैं, सडू कोबरा कहीं के। आहान उसे कुछ और बोलता कि तब तक उसका फ़ोन रिंग हुआ। उसने फ़ोन निकाल कर देखा तो उसके फ़ोन पर आदित्य का फ़ोन आ रहा था। वो अब तक मालदीव पहुंच गया था। आहान ने फ़ोन उठाया और वहां से बाहर चला गया। बाहर जाकर उसने फ़ोन उठाकर कहा, हेलो। आहान के इतना कहते ही दूसरी तरफ से आदित्य की आवाज़ आई, कहा हो तुम छोटे, मैं यहाँ मालदीव में हूँ, लेकिन तुम मुझे यहाँ कहीं पर भी नहीं मिल रहे हो। अभी गार्ड से पता चला तुम न्यूयॉर्क चले गए हो। आहान उसकी बात सुनकर बोला, हाँ भाई, मैं अभी न्यूयॉर्क में हूँ। निधि यहीं पर है और वह अब ठीक है। मैं बहुत जल्द उसे लेकर घर वापस आ जाऊंगा। माँ से कहना वो परेशान ना हो। आहान की बात सुनकर आदित्य को सुकून मिला। उसने कहा, ठीक है छोटे, तुम उसे लेकर आ जाना, मैं अभी जा रहा हूँ वापस घर पर, सब लोग परेशान हैं। आहान ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, ठीक है भाई, आप जाए वापस, मैं आ जाऊंगा कुछ दिन बाद, जैसे ही निधि की तबीयत स्टेबल हो जाएगी मैं उसे लेकर आ जाऊंगा। आहान की बात सुनकर आदित्य बोला, तुम ठीक तो हो ना छोटे। आहान ने गहरी सांस ली और कहा, जी भाई, मैं ठीक हूँ। आदित्य ने अपना सर हिलाया और कहा, ठीक है, फिर अपना और निधि का ख्याल रखना। आहान ने अपना सर हाँ में हिलाया और फ़ोन रख दिया। वही कमरे के अंदर आहान के जाते ही निधि ने अपनी आंखें बंद और जोर जोर से रोने लगी। उसे रोता देख यतीश जी, राखी जी और नमन घबरा गए और जल्दी से निधि के पास जाकर खड़े हो गए। निधि ने उन्हें देखा और जोर से रोने लगी, जिसे देख राखी जी ने जल्दी से उसके सर पर हाथ फिराते हुए पूछा, क्या हुआ बच्ची, तू रो क्यों रही है, कहीं पर दर्द हो रहा है क्या तुम्हें। निधि ने अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, मेरे सीने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मॉम। निधि की बात सुनकर राखी जी घबरा गई और घबराते हुए बोली, कहाँ दर्द हो रहा है तुम्हें बेटा, बता तो। निधि ने राखी जी को देखा और कहा, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मॉम, इतना ज़्यादा कि मुझे सहन नहीं हो रहा है। पीछे खड़े यतीश जी ने निधि के चेहरे को देखा और उसका कान पकड़ते हुए बोले, अच्छा, अपनी मॉम को डरा रही हो तुम। यतीश जी की बात सुनकर निधि मुस्कुराने लगी, लेकिन उसने जल्दी ही अपनी मुस्कुराहट छुपा ली और तिरछी नज़रों से राखी जी को देखते हुए बोली, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, मेरे सीने में सच में दर्द हो रहा है। नमन जल्दी से बाहर चला गया और डॉक्टर को खींचते हुए कमरे के अंदर लेकर आ गया। डॉक्टर हड़बड़ाता हुआ निधि के सामने खड़ा हो गया और निधि को चेक करने लगा। निधि चुपचाप बेड पर लेटी हुई थी और तीनों को देख रही थी। उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था। उसके मॉम, डैड और भाई उसके पास थे। इससे बड़ी बात उसके लिए और क्या थी। डॉक्टर ने निधि को चेक किया और कहा, सर मैडम तो बिल्कुल ठीक है। निधि ने मुंह बनाकर डॉक्टर को देखा और कहा, झूठ नहीं बोल सकता था। तब तक आहान भी कमरे के अंदर आ गया था। आहान को देख डॉक्टर के हवाई निकल गई। उसने डरते हुए आहान को देखा और नमन के पीछे छुप गया। निधि ने आहान को देखा और उसे देखते हुए बोली, क्या आप अपने साथ कुछ लेकर आए हैं। आहान ने निधि को देखा और कहा, नहीं तो। आहान की बात सुनकर निधि बोली, फिर डॉक्टर आपको देखकर इतना क्यों डर रहा है। आहान ने घूर कर उस डॉक्टर को देखा और अपनी डरावनी आवाज में बोला, तू यहाँ क्या कर रहा है, तुझे यहाँ आने के लिए मना किया था ना मैंने। डॉक्टर डरते हुए बोला, मैं नहीं आया, मुझे बुलाया गया था। इतना कहकर डॉक्टर उसे कमरे से बाहर चला गया। अब तक एक मैड निधि के लिए खाना लेकर आ गए थे। उसने प्लेट टेबल पर रखी और बाहर चली गई। आहान ने जब ये देखा उसने वह प्लेट ली और निधि के पास जाकर बैठ गया। उसने नीति को अपने हाथों से खाना खिलाया। यतीश जी, नमन और राखी जी उन दोनों को देख रहे थी। वही ओजस भी अब तक वहां पर आ गया था। उसने उन दोनों को देखा और कहा, चलो हम बाहर चलते हैं। नमन ने मना करते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं आने वाला, मुझे निधि के पास रुकना है।
ओजस ने एक नज़र अहान को देखा और नमन को देखते हुए बोला, हम बाद में मिलेंगे निधि से, अभी चलो आप सब मेरे साथ बाहर। नमन जिद करते हुए बोला, मैंने कहा ना मैं नहीं आने वाला। अहान ने अपनी कड़क आवाज में कहा, यहाँ पर किसी को रुकने की जरूरत नहीं है। अहान की बात सुनकर नमन ने उसे घूर कर देखा और कमरे से बाहर चला गया। उसे अहान पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो इस वक्त कोई तमाशा नहीं चाहता था। यतीश जी ने उसे बाहर चलने का इशारा किया और वह तीनों भी बाहर चले गए। अहान ने ओजस को देखते हुए कहा, जाते हुए दरवाजा बंद करके जाना। जिसे अपना सर हिलाया और दरवाजा बंद करके वहां से चला गया। मैं दुनिया खान को घर कर देखा और कहा आपने उन्हें क्यों जाने के लिए कहा, और लोग थे ना यहाँ पर। अहान निधि के चेहरे को गौर से देखते हुए कहा, मुझे पता है तुम्हारे दिल और दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, लेकिन अब तुम अपने दिल और दिमाग दोनों को भी शांत रखो जब तक ठीक नहीं हो जाते। इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचो, अब वह सब तुम्हारे पास है, उसके लिए अपनी सेहत का ख्याल रखो, नहीं तो मुझे बुरा कोई नहीं होगा। अहान की बात सुनकर निधि मुंह बनाकर बोली, आपको तो गुस्सा करने के अलावा कुछ आता ही नहीं है, जब देखो तब गुस्सा गुस्सा, गुस्से में पीएचडी कर रखी है आपने। निधि की बात सुनकर अहान की आंखें छोटी हो गई, जिसे देख निधि ने अपनी आंखें बंद की और कहा, बस सडू, मेरा पेट भर गया। निधि के इतना कहते ही अहान ने उसे तिरछी नज़रों से देखा और प्लेट को साइड में रखते हुए हाथ को साफ करते हुए बोला, ठीक है ये खाना खाकर हो गया, दवाई लेने का टाइम। दवाई का नाम सुनते ही निधि को वह सब कुछ याद आने लगा जब अहान उसे जबरदस्ती दवाई खिलाया करता था, जिसे सोचकर उसके बाद शर्म से लाल हो गए।